लो आ गए फिर हम एक बार और। तुमको क्या लगता था कि नहीं आएंगे? अरे कैसे नहीं आते, आना तो था ही। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बहुत ही लंबा दंगल चलेगा भैया, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा। तो आपके समक्ष एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आप तुमसे मिलने का तो सिर्फ बस यही एक बहाना है कि कैमरे के उस तरफ से तुम मुझे देख लेना और कैमरे के इस तरफ से मैं तुमको देख लूंगा। और सच है, देखो कायर मत बनना। क्या करना है अपन को? कायर नहीं बनना, अपन को शूरमा बनना है। और सच है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। और सूरमा नहीं विचलित होते, और क्षण एक नहीं वह धीरज खोते। और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या कांटों में राह बनाते हैं? तो अपन एक ऐसे एक वीडियो, एक ऐसे एक टॉपिक आपके समक्ष में लेकर आया हूं जिसका नाम है वाक्य शुद्धिकरण। क्या है? जिसका नाम है वाक्य शुद्धिकरण। और इस टॉपिक को देखने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, समझ में आ रहा है ना? आपके जीवन में जो भी वाक्य शुद्धिकरण की टॉपिक से लेकर जो भी समस्याएं आ रही थी, अब वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। क्या होने वाली है? समाप्त, एकदम खत्म होने वाली है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जब चारों ऑप्शन देखते हैं, क्या होते हैं, जब चारों ऑप्शन देखते हैं तो एक समान ही दिखाई देते हैं। पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कौन से वाक्य के अंतर्गत अशुद्धि है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। क्या करें, कैसे पहचानें, ये समस्या कैसे हो लोगी? हम करवाएंगे ना हल। हम हैं आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले, ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाले। बस इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। और इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसी वाक्य शुद्धिकरण से जो भी समस्या आपके समक्ष बन रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। देखो अब अपन टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और बस दिल थाम के बैठना, दिल थाम के बैठना। और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये संपूर्ण अकेडमी का चैनल जो है सारी की सारी हिंदी कंप्लीट आप लोगों को करवाएगा, वो भी निःशुल्क। आई बात समझ में? देखो तो अपन टॉपिक को चालू करते हैं, वाक्य शुद्धिकरण। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत एक्चुअली में हमारे समक्ष जो परेशानियाँ आती हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, कि हमें ये पता नहीं होता है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। आप मुझे एक बात बताइए, कि आप किसी भी सच्चे इंसान की पहचान कर सकते हैं? सच्चा तो सच्चा ही है, जो शुद्ध है वो तो शुद्ध ही रहेगा। आई बात समझ? जो शुद्ध है वह तो शुद्ध रहेगा, और शुद्धता की कोई पहचान नहीं है मेरे दोस्त। जो शुद्ध है वह तो शुद्ध ही रहने वाला है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? केवल अशुद्धियों का पता लगाना है, क्योंकि पता तो सिर्फ अशुद्धियों का ही लगाया जा सकता है कि ये चीज अशुद्ध है। जो शुद्ध लिखी है वो तो शुद्ध लिखी हुई है। और इस टॉपिक के अंतर्गत एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी शुद्धता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन आप अशुद्धता की जांच तो कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि हमें केवल और केवल अशुद्धता की जांच करना आनी चाहिए। अगर आप वो जांच करना सीख गए तो आप 100% इस टॉपिक के अंतर्गत निपुण हो गए, पारंगत हो गए। और देखो कौन कौन सी अशुद्धियां वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत आएंगी, मैं आप लोगों से पहले वही डिस्कस करूंगा। आई बात समझ में? उसके बाद अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक हमें अशुद्धता की जांच नहीं होगी हम उसको शुद्ध नहीं करेंगे। इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अशुद्ध है, कौन सी चीज गलत है। जब ही हम उसको शुद्ध कर पाएंगे, तभी हम वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे। जब हमारे समक्ष हमको यही नहीं पता है कि ये चीज अशुद्ध है, तो हमको शुद्ध कैसे करेंगे उसको शुद्ध? आई बात समझ में? तो सबसे पहले अशुद्धता की जांच कैसे होगी वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। नंबर 1 पर बात करते हैं, हम बात करते हैं। देखो वाक्य के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका जो एक सूत्र होता है वह होता है, सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर आती है आपकी क्रिया। ये एक सूत्र होता है, मतलब कि एक वाक्य के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं आपकी। क्या रहती हैं? 3 महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं। आई बात समझ में? आगे देखो, ठीक है, ये तो क्या हो गया? आपका वाक्य का सूत्र हो गया, है ना, जो मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक चीजों से समझाया है। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें, अब वाक्य के अंतर्गत किस तरीके की अशुद्धियां रहेंगी वो देख लो, कि आपको पता होना चाहिए एक वाक्य के अंदर किस किस तरीके की अशुद्धियां होती हैं। देखो वर्तनीय अशुद्धि होती है, एक तो संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, पदक्रम, अवयव। ठीक है, क्या अवयव। अब देखो मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं कि वाक्य के अंतर्गत या तो वाक्य में वर्तनी शुद्धि होगी, मतलब वर्तनी से संबंधित अशुद्धि होगी। अगर आप वर्तनी की पहचान कर लोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये वाक्य अशुद्ध है और बाकी के 3 जो लिखे हुए हैं शुद्ध लिखे हुए। परीक्षा में एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, वो आपके सामने 4 इस तरीके के वाक्य लिख देगा। इसमें से पूछेगा निम्न में से अशुद्ध कौन सा है या निम्न में से शुद्ध कौन सा है। अगर आपसे पूछा है कि निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, तो आप सिर्फ एक ही जो 4 आपके साथ में विकल्प दिए हुए हैं उसमें से एक आपका अशुद्ध होगा और आपको अशुद्धता की ही खोज करनी है। अगर आपने अशुद्धता की खोज कर ली तो तीनों शुद्ध हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 2 पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो वाक्य दिए हैं इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है या शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। अब अपन रूल बाय रूल एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये चीज़ लिख लो कि किस किस तरीके की अशुद्धियाँ आएंगी आपके एग्जाम में, है ना। वर्तनी आ सकती है, संज्ञा आ सकती है, सर्वनाम आ सकती है, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, पदक्रम, अवयव से संबंधित ही अशुद्धियाँ आपके वाक्य में बनेंगी। इसके बाहर कोई अशुद्धियाँ नहीं बनेंगी, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझते चलना बस मेरे साथ में, है ना। और इनके बाद अपन ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, है ना। एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और घूम फिर के जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं। बहुत सारे नए क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे जो अपन जो है एग्जाम में जो आने वाले एग्जामों में जो बनने वाले हैं, और PYQ भी करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछली एग्जामों में पूछे गए। ये सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे अगर अपन बात करते हैं वर्तनी शुद्धि अशुद्धि की, है ना। वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आपको कुछ एक शब्दों को लिखना बहुत आवश्यक है, उनको सीखना बहुत आवश्यक है कि वो किस तरीके से शुद्ध लिखे जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर बात बताऊं, जैसे कि अगर मैंने बात कही आप कवयित्री की बात करते हैं तो कवयित्री जो है आपकी इस तरीके से लिखा जाता है। रचयिता की बात करते हैं तो रचयिता कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आई बात समझ में? उज्ज्वल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है ना। अब नंबर 1 अशुद्धि क्या होगा कि वो है आपको एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस बना के देगा जिसमें वर्तनी शुद्धि वाली जो होगी अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपसे यहाँ कहूँ कि यह कवयित्री बहुत सुंदर है। अब जनरली हम हमारे प्रोनाउंसिएशन में क्या देखते हैं कि कवयित्री बोलते हैं, लेकिन जनरली जो होता है ये जो कवयित्री मैंने लिखा हुआ है ये एक तरीके की वर्तनी अशुद्धि है। अब एग्जाम में बच्चा समझ नहीं पाता है कि यार ये लिखा तो सही है, ये सही होगा या नहीं होगा। तो नंबर 1 पर आपको ये देखना है कि इसके अंतर्गत जो भी अशुद्धि दी हुई है वह वर्तनी से संबंधित तो कोई अशुद्धि नहीं है इसमें, नंबर 1। या नंबर 2 की बात करें संज्ञा संबंधी कोई अशुद्धि हो सकती है, तो अपन एक एक करके सब अशुद्धि देखेंगे। नंबर 1 पर वर्तनी शुद्धि मैंने बताई है। जैसे हम अगर बात करें तो कवयित्री का ये जो लिखा हुआ है लिखावट एकदम गलत है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस हुआ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, कवयित्री, इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। आई बात समझ में? तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया आपका ये। अब आपसे अगर इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछ लेता वो कि जो है किस तरीके की अशुद्धि है तो वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, अब वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा कि किस तरीके की अशुद्धि है इसमें, वो तो सेंटेंस पूछेगा वाक्य शुद्ध है या नहीं। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, एक तो वर्तनी शुद्धि वाली आपकी नंबर 1 जो रूल आपका फॉलो करता है। आई बात समझ में? नंबर 2 की अगर अपन बात करें, है ना, तो कुछ एक शब्द हैं जो आप लोगों को शुद्ध लिखने आने चाहिए क्योंकि वो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने 3-4 तो यहाँ पर लिखे हुए हैं और आगे अपन जब
क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है संज्ञा, नंबर 2 की अगर अपन बात करें, संज्ञा संबंधी अशुद्धि आएगी। आप सब क्वेश्चन बना लोगे, आप सिर्फ देखते तो चलो, जादू कर दूंगा, मैजिक कर दूंगा, देख लेना। आपके दिमाग के अंतर्गत ऐसी तस्वीर बना दूंगा कि जो तस्वीर पहले से लगी होगी ना आपके दिल और दिमाग में, वो हट जाएगी और सिर्फ इसी की तस्वीर लगी रहेगी आपके। आई बात समझ में? तो ऐसी तस्वीर आपके दिमाग में बना दूंगा। आपके दिमाग में जो है शतरंज की ऐसी ऐसी चालें भर दूंगा कि वो चालों का उपयोग सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप यूज़ करोगे, है ना। और पूरा दिमाग खाली कर दूंगा और ये हिंदी के सारे टॉपिक भर दूंगा आपके दिमाग में, आप बस देखते चलो। देखो आई बात समझ में? संज्ञा संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत क्या हो जाएगी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ना, नगर की जनसंख्या भूखी है। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, अगर कोई बच्चा मुझे बता सकता हो तो बताए भाई कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, शुद्ध लिखा हुआ है अशुद्ध लिखा हुआ है। अब देखने पर, बोलने पर, जनरली जो हम भाषा प्रयोग करते हैं उस आधार पर तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से ये एकदम गलत सेंटेंस है। किस तरीके से गलत सेंटेंस है? क्योंकि मेरे दोस्त समझना, नगर की जनसंख्या नहीं होती, नगर में होती है जनता और देश में होती है जनसंख्या, इसलिए सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है मेरे दोस्त। तो नगर में नगर की जनता भूखी है, ये है आपका करेक्ट। आई बात समझ में? और ये है आपका इनकरेक्ट, मतलब कि ये गलत है। अब देखो दूसरे नंबर का एग्जांपल लेता हूं, तो ये संज्ञा संबंधी आपकी अशुद्धि है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, देखो किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। सीता ने गाने की 2-4 लड़ियां गाई। क्या गाई? सीता ने गाने की 2-4 लड़ियां गाई। अब देखना किस तरीके से इसमें चीजें आप लोगों को 1 सेकंड के अंतर्गत समझ में आ जाएंगी। 1 सेकंड में समझ में आ गई? कैसे समझ में आई? देखो मैं बताता हूं कैसे आई, कैसे आई। देखो 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 देखो, 2-4 लड़ियां नहीं, 2-4 कड़ियां गाई। कड़ियां होती हैं गाने में, जो लड़ियां नहीं होती हैं, कड़ियां होती हैं। तो आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएंगी? कड़ियां गाई। तो ये क्या थी आपकी जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। आई बात समझ में? क्या थी? संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। धीरे धीरे सब समझाऊंगा, अरे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा, आपके दिमाग, दिल और दिमाग में तस्वीर छप जाएगी उनकी। आई बात समझ में? अब अपन बढ़ते रूल नंबर 3 पर। नंबर 3 पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की बात करते हैं। देखो जैसे सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, आपने अगर सर्वनाम का टॉपिक का लेक्चर अगर मेरा देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, या मूल सर्वनाम की अगर अपन ने बात की थी। 11 तरीके के मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ, इस तरीके के होते हैं। लेकिन अब जो आपको निजवाचक सर्वनाम होता है, जो इसके अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि अगर अपन बात करें, आपको अगर सेंटेंस में कुछ एक शब्द बता रहा हूं, वो अगर एक साथ दिखेंगे तो भाई साहब वो 100% अशुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। आई बात समझ में? जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है हम, अगर किसी सेंटेंस में हमको लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में तुमको लिखा हुआ है, या किसी सेंटेंस में उसको लिखा हुआ है, या किसी सेंटेंस में मैं, मेरे, दोनों एक साथ हुए हैं प्रयोग, तुम, तुम्हारे, दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हुए हैं, हमको प्रयोग हुआ है, तुमको प्रयोग हुआ है, उसको प्रयोग हुआ है, तो भाई ऐसे सारे सेंटेंस आपके अशुद्ध कहलाएंगे। भाई क्या कहलाएंगे? आपके अशुद्ध कहलाएंगे। अब किस तरीके से अशुद्ध कहलाएंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। देखना, जैसे हम लिखा हुआ है और हमको अगर आता है तो बिल्कुल गलत है ना। जैसे तुम लिखा हुआ है, तुमको आता है तो बिल्कुल गलत है। उसको आप लिखा हुआ है तो आपका आता है तो ठीक है, वो एकदम गलत है। देखो किस तरीके से गलत है, मैं आप लोगों को क्या करते हैं कि भाई अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये जो शब्द हैं, याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना कि ये अगर आते हैं तो एकदम से गलत हो जाएंगे वो। देखो किस तरीके से, है ना। मैंने क्या बताया? हमको आता है,
उसको आता है, तुमको आता है, मैं मेरे आता है, हम हमारा आता है, तुम तुम्हारा आता है, तो भाई सेंटेंस एकदम गलत होंगे, सर्वनामिक अशुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो भाई अब एक बात बताओ, सामान्य विद्यार्थी इस सेंटेंस को हमेशा ही करेक्ट कहेगा, हमेशा ही करेक्ट कहेगा। अब इसमें किस तरीके की अशुद्धि है भाई, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैंने आप लोगों से यही कहा ना, जैसे कि मैं मेरे आता हूँ, आता है, तुम तुम्हारा आता है, हमको अगर आता है, तुमको आता है, उसको आता है, तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली तरीके से क्या है, गलत है। आई बात समझ में। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पर, जैसे मैं मेरे घर जा रहा हूँ, ये देखने में एकदम 100% आप लोगों को शुद्ध दिखेगा, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से ये गलत है। जबकि ना कि इसके अंतर्गत मैं मेरे घर जा रहा हूं के अंतर्गत ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। आई बात समझ में, मैं अपने घर जा रहा हूं, ये आपका सही सेंटेंस है। अब अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इस तरीके की चीज़ें दिखाई दें तो उसको गलत मानना है, ग्रामेटिकल तरीके से वो गलत है। जबकि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। जैसे तुम तुम्हारा काम करो, तो भाई तुम तुम्हारा, मैंने पहले ही कहा ना कि तुम तुम्हारा आ जाए, हम हमारा आ जाए, सारे गलत हैं। तुम तुम्हारे की जगह क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो। आई बात समझ में। अब ये सेंटेंस एकदम 100% देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें, और देखो और बता देते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे भाई। कौन करेगा, हम करेंगे। देखो आगे चलते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे उसको कल इंदौर जाना है भाई, तो ये एकदम देखने में सुनने में तो आपको क्या लगेगा, एकदम 100% शुद्ध है, लेकिन ये ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। जैसे मैंने क्या कहा था, उसको आता है, हमको आता है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो अब उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, उसे कल इंदौर जाना है। उसको की जगह आएगा उसे का प्रयोग करना है, हमको की जगह हमें का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको की जगह इसे का प्रयोग करना है। तो भाई अगर मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों की, हमको आता है तो हमें का प्रयोग करना है, उसको आता है तो उसे का प्रयोग करना है। आई बात समझ में। मैं मेरे घर जा रहा हूं तो मेरे की जगह अपने का प्रयोग करना है। तुम तुम्हारा काम करो तो तुम्हारे की जगह अपने का प्रयोग करना है। आई बात समझ में। तो ये सारे के सारे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां थी, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आई बात समझ में। ये थी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब बात करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों की, और ये कि यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और बच्चे क्या करते हैं, उसको सही कर आते हैं, मान के सही कर आते हैं कि भाई ये सही लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं होता। आई बात समझ। अपन देखो बात करते हैं ना भाई, अपन जब क्या चीज़ कहते हैं कि भाई जब आप शादी में जाते हो, लोग कहते हैं कि यार हाँ मैं तैयार हो रहा हूँ और आ ही रहा हूँ, तो फटाफट तैयार हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार मैं कुर्ता डाल के आ ही रहा हूँ, मैं कुर्ता डाल के आ ही रहा हूँ। भाई कुर्ता डाल के नहीं आना है, कुर्ता पहन के आना है। आई बात समझ में। मैं पगड़ी डालकर आ रहा हूँ, पगड़ी ओढ़कर आ रहा हूँ। भाई पगड़ी ओढ़कर नहीं आई जाती, पगड़ी आई जाती है पहनकर। तो ये कैसी संबंधी हो गई आपकी अशुद्धियां। भाई डालकर कुछ नहीं होता है पहनकर। क्या होता है, डालकर कुछ नहीं होता है, ये होता है पहनकर, कि वह कुर्ता पहनकर आ रहा है या मैं कुर्ता पहनकर आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें पगड़ी ओढ़कर आओ, तो भाई पगड़ी ना कि ओढ़कर आई जाती है, पगड़ी आई जाती है पहनकर। आई बात समझ में, क्या आई जाती है, पहनकर। तो ये कैसी अशुद्धियां थी आपकी, भाई क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्या थी, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। आई बात समझ में। देखो अब बात करते हैं अपन कौन सी संबंधी अशुद्धियों की, भाई विशेषण संबंधी अशुद्धि। आई बात समझ में। देखो विशेषण संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत क्या होता है कि हम जब कहते हैं ना कि यार मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है,
तो भाई भूख बड़ी नहीं होती है, बहुत होती है, ज़्यादा होती है। कैसी होती है? बहुत होती है, ज़्यादा होती है। तो आपका अगर अपन बात करें भाई ग्रामेटिकल, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, लेकिन आपको भाई जनरल बोलने के हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन अपन करते हैं, जनरल अगर अपन सामान्यतः जब बात करते हैं तो अपन यही बोलते हैं ना यार बहुत ज़्यादा मात्रा में भूख लग रही है, जैसे मुझे बहुत बड़ी, जैसे कि अगर अपन बात करें कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, उसे भारी प्यास लग रही है, तो भाई ये आपका ग्रामेटिकल दृष्टि से एकदम गलत है। क्या है? गलत है। देखो किस तरीके से, उसे भारी प्यास नहीं लगेगी भाई, उसे बहुत प्यास लगी है। आई बात समझ में? तो ये आपका ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। जबकि अगर अपन बात करें मुझे बड़ी भूख लगी है, तो भूख बड़ी नहीं होती है, बहुत होती है, ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? तो ये क्या था? आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, और सभी तरीके के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराऊंगा और आपसे ही करवाऊंगा। आई बात समझ? अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपन ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो गलतियां आती हैं, अशुद्धियां आती हैं, वो किस तरीके से आती हैं। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों ने अगर अशुद्धियां छांट ली तो आपने शुद्ध वाक्यों को पहचानने का काम कर लिया। क्या कर लिया? कर लिया। अभी देखते तो चलो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और एक ही वीडियो के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि भाई कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो एकदम इनफ हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, सफिशिएंट भाई, बहुत हो जाएगा। देखो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है इसके अंतर्गत। आप देखो अगर अपन बात करें लिंग संबंधी अशुद्धि की, तो भाई बहुत ही शानदार चीज़ बता रहूँगा मैं आप लोगों को, बहुत ही शानदार। देखो आपके दिमाग के धागे नहीं खोल दे तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखो पहले तो ये समझ लो कि भाई कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग होगा। जैसे कवि लिखा हुआ है तो कवि हमेशा आपका पुरुषों के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे कवियत्री लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? कवियत्री लिखा हुआ, तो ये हमेशा आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो है आपका प्रयोग होगा। ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग और ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। आई बात समझ में? ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। आई बात समझ में? अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि भाई कवि आपका हो जाएगा पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, कवियत्री हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग के लिए, वीर आपका होता है प्रयुक्त पुरुष के लिए, और वीरांगना किसके लिए प्रयुक्त होती है? आपकी वीरांगना होती है आपकी जो है किसके लिए प्रयुक्त होती है? आपकी स्त्रीलिंग के लिए, है ना? किसके लिए प्रयुक्त होती है? स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि अगर अपन बात करूं, विदुर होता है आपका किसके लिए? पुरुष के लिए, और विधवा किसके लिए होती है? आपकी स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और आता है आपका साधु, साधु आता है आपका पुरुष के लिए, और साध्वी आती है आपकी किसके लिए? जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगी। आई बात समझ में? इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि देखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और जब वो क्वेश्चन पूछेगा फिर हम कहेंगे अरे एकदम तो सही है, अरे क्या है इसके अंतर्गत गलत, अरे क्या है इसके अंतर्गत गलत। तो भैया आपको पता होगा तो होगा ना मालूम कि ये चीज़ गलत लिखी है। जब तक पता ही नहीं है तो कैसे आप उसको जो है सही कर पाओगे। आपको अशुद्ध चीज़ों का ज्ञान तो होना जरूरी है ना मेरे दोस्त। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। गया नहीं है, गई है। लिंग संबंधी। आई बात समझ में? क्या है? हिंदी भाषा है। और जब मैंने स्त्रीलिंग वाला टॉपिक पढ़ा था इसके अंतर्गत कि भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान किस तरीके से की जाती है, जितनी भी भाषाएं बोलियां हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। यही तो कमाल है अपना कि पुराने टॉपिक को भी अपन नया करके बता देते हैं। यही कमाल है अपना। देखो तो हिंदी की शिक्षा किसके अंतर्गत अनिवार्य कर दी गई है, तो गया नहीं होगा, क्या हो जाएगी? गई है। अब देखो सबसे शानदार क्वेश्चन, आज का 15 करोड़ का क्वेश्चन यही है। सोच लो क्या है 15 करोड़ का। 7वें आप आखिरी पड़ाव पर, केबीसी के आखिरी पड़ाव पर देखो, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की कवि हैं। अब कौन महाशय कहेगा कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ग्रामेटिकल तो गलत है। आई बात समझ में? कवि नहीं है, कवियत्री हैं। क्या है? कवियत्री हैं। जब तो बताया था कि कोई कोई से शब्द आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। कवि होते हैं पुरुषों के लिए प्रयोग, कवियत्री होती है स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग, इसलिए चीजें गलत हो जाएंगी। फिर हम एग्जाम में सीना ठोक के कहेंगे 70 में से आ रहे हैं 70, 70 में से आ रहे हैं 70, और जब रिजल्ट आता है तो कितने आते हैं? 50। हम तो सब सही करके आए थे भैया, आप करके आए थे सही, व्यापम ने माना थोड़ी है उसको सही। आई बात समझ में? इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को
अपने कॉन्फिडेंस को इतना मत ऊपर लेकर आओ, अपने घमंड मत करो, क्योंकि तो घमंड तो उनका भी नहीं रहा जिनका सूरज नहीं डूबता था। जिनका सूरज नहीं डूबता था ना, उनके जो है कपड़े आज भारत के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। और एक बात और सुन लो, एक छंद बहुत अच्छा मुझको याद आया, आज आप लोगों को सुना देता हूँ। आपका जो है मन हर्षित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। प्रभु हनुमान जी के ऊपर एक आप लोगों को एक छंद सुना देता हूँ, बहुत ही शानदार। विनम्र बनो तो हनुमान जी जैसा बनना, और ताकतवर बनो तो हनुमान जी से जैसा बनना। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी पहुंच गए कहाँ पर? जड़ी बूटी के लेने के लिए। कहाँ पहुंच गए? जड़ी बूटी के लेने के लिए पहुंच गए। तो किस ना किस तरीके का छंद है वो आप लोगों को सुनाता हूं मैं, कि हे दिनकर बस इतना याद रहे कि संकट एक सूरज वंश पर है। आप तो सूरज हो और वो सूर्यवंशी हैं, कि हे दिनकर इतना याद रहे कि संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच रास द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसीलिए छुपे रहना भगवान जब तक जड़ी पहुंचा ना दूं मैं। इसलिए छुपे रहना भगवान जब तक संकट निशा मिटा ना दूं मैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जब तक छुपे रहना भगवान जब तक संकट निशा मिटा ना दूं मैं। और मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो निश्चित ही सूर्यवंश में अंधकार होगा। अब देखना क्या कहते हैं, विनम्रता देखना उनकी, कि आशा है, स्वल्प प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं। आशा है, स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार अवस्था को होकर करुणाद निहारोगे। फिर थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं। किस तरीके की धमकी देते हैं? कि तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और लक्ष्मण का दुख जब मोचन होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, जब सूरज का दुख मोचन होगा। मतलब कि बात को समझना कि तुमको क्या, तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मतलब कि तुमको क्या कर लेंगे? मुख के अंदर रख लेंगे। फिर कैसे निकलोगे? फिर तो सूर्य उदय ही नहीं होगा। आई बात समझ में? तो विनम्र बनना, विनम्र बनो तो हनुमान जैसा बनना, और ताकतवर बनो तो भी हनुमान जैसा बनना। आई बात समझ में? लेकिन कभी घमंड मत करना अपने आप पर। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा। क्या सिखाया मैंने? एक भाई, कवि पुरुष के अंतर्गत आएगा, कवित्री स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। वीर किसके अंतर्गत आएगा? पुरुष के अंतर्गत। वीरांगना आपकी किसके अंतर्गत आएगी? स्त्री के अंतर्गत आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। वीर नहीं थी, वीरांगना थी, वीरांगना। 1857 की क्रांति का एक जीता जागता मर्द जिसको हीरोज ने कहा था, वो कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आई बात समझ में? तो ये कौन सी संबंधी थी? ये लिंग संबंधी अशुद्धियाँ थी, लिंग संबंधी अशुद्धि। आई बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं वचन संबंधी अशुद्धियों की। वचन संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत भाई एक बात याद रख लो। कौन सी? मैं बताता हूँ कौन सी। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, केश, दर्शन, अनेक, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। अगर अब आपने हमारा बहुवचन से एक वचन बनाने वाले नियम वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। पुराने को भी जो नया रिवीजन करवा दे वो हम हैं। क्या करवा दें? पुरानी चीज़ों से भी नया चीज़ बना दें, वही हम हैं। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, वचन संबंधी जो है अशुद्धियाँ किस तरीके से आएंगी। अब देखो क्या लिखा हुआ, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। भाई मेरे आंसू से रुमाल भीग गया तो किस तरीके से होगा? मेरे आंसुओं से क्या होगा? मेरे आंसुओं से, मेरे आंसुओं से क्या हो जाएगा? रुमाल भीग जाएगा। आई बात समझ में? तो ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपकी। जैसे लिखा हुआ है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अब हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर दिया की जगह क्या आ जाएगा? भाई क्या आ जाएगा आपका? दिया नहीं आएगा, दिए आएगा। वचन को परिवर्तित करना पड़ेगा क्योंकि आंसू बहुवचन है। इसीलिए भाई मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया लिखा हुआ है तो भीग गए लिखा आ जाएगा वहाँ पर। जैसे कि अगर अपन बात करें मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, कर दिए। इसलिए यहाँ पर वचन को परिवर्तित करके क्या लगाना पड़ेगा आपको? दिए। आई बात समझ में? इसीलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं। आई बात समझ में? जैसे मोहन ने अनेकों कमीजें खरीदी। 15 करोड़ का क्वेश्चन। 15 करोड़ वाला तो अच्छा पहले हो गया। 25 करोड़ का क्वेश्चन।
25 करोड़ का क्वेश्चन किस तरीके से आता है? मोहन ने अनेकों कमीजें खरीदी, सही तो है, क्या गलत है इसमें? कहने वाले तो यही कहेंगे ना कि भाई सही है, गलत है। किस तरीके से गलत है? क्या लिखा हुआ है? अनेक बहुवचन में आता है, तो सबसे पहले तो जब अनेक लिखा हुआ है तो उसका बहुवचन हो ही नहीं सकता, जबकि अनेकों तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना, क्योंकि अनेक ऑलरेडी बहुवचन है, तो अनेकों तो होएगा ही नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए यहां पर क्या होगा? अनेक, क्या होगा? अनेक। आई बात समझ में? अनेक कमीजें खरीदी, गलत है, गलत है, कमीज खरीदी। अब आया बात समझ में? क्या मैंने क्या कहा कि मोहन ने अनेक कमीज खरीदी, जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, अनेक कमीजें खरीदी। आई बात समझ में? तो अनेक बहुवचन ही है, इसलिए यहाँ पर खरीदी, और यहाँ पर हस्ताक्षर बहुवचन है, इसीलिए कर दिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते, देखो कारक संबंधी अशुद्धि। और ये जो मैंने आप लोगों को ये जो चीज़ें लिखवाई हैं, ये नोट डाउन कर लेना कि ये बहुवचन में ही आती हैं, इनसे संबंधित। जैसे कि हम एक क्वेश्चन बताते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, है ना, तो मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आता है दर्शन वाला, मुझे आपके दर्शन हुए, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है दर्शन, तो दर्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका बहुवचन है, मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं, गलत है। आई बात समझ में? देखो कारक संबंधी अशुद्धियां, ये सब चीजें भाई आती है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। देखो, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, कारक संबंधी अशुद्धि की किसके अंतर्गत आ जाएगी? जैसे का, की, के, पर, ऊपर। आई बात समझ में? देखो पर जो चीजें होती है मैं आप लोगों को बता दूं, पर किस तरीके से होता है आपका, कि जब दो सरफेस आपस में टच करते हैं तब हम पर का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल, है ना, करते हैं ना। जैसे टेबल पर किताब रखी हुई है ना, अगर मैंने ये बोल दिया टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, तो एकदम गलत है भाई, क्योंकि आपके सर के ऊपर पंखा चलता है। आई बात समझ में? सर पर पंखा नहीं चलता, तो सरफेस टच नहीं हो रहा। आई बात समझ में? है ना भाई? अब आई ना बात समझ में? देखो जैसे जनता के अंतर असंतोष फैल गया, तो के अंदर नहीं होगा भैया, जनता में असंतोष फैल गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सही कर लो। आई बात समझ में? तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है। जैसे हम बात करते हैं भाई, कोई भी आके पूछता ना, अरे पिताजी घर पर हैं, बोलते हाँ हैं, बोलते हैं ना, क्या मिस्टेक है इसमें? कोई मिस्टेक है इसमें? कोई मिस्टेक नहीं इसमें, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आई बात समझ में? पिताजी घर पर हैं एकदम गलत है, और ये क्वेश्चन आता है आता है आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर नहीं आएगा, पिताजी घर में हैं। आई बात समझ में? पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा में। आई बात समझ में? क्या आएगा? में। पर किसके लिए यूज होता है? जब दो सरफेस टच करेंगी, और ऊपर अगर कोई चीज़ आपके सर के ऊपर है, जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो है आप नीचे हैं और ऊपर से आपके हवाई जहाज उड़ रहा है, तो क्या आएगा आपका? ऊपर, पर नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कारक संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आएंगी, और ये जो मैं आप लोगों को अशुद्धियाँ बता रहा है एज इट इज़ एग्जाम में आती हैं। पिछले क्वेश्चंस निकाल के देखना, एज इट इज़ आपको अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी, और 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसी की ऐसी अशुद्धि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आगे की बात करते हैं, आइए बात करते हैं। हम देखो अब अपन बात करते हैं भाई पदक्रम संबंधी अशुद्धियों की। भाई पदक्रम संबंधी अशुद्धि भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आप समझ लो किस तरीके से पूछी जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। एकदम सही है, एकदम सही है भाई, कोई अशुद्धि नहीं है। अरे मैं बताता हूँ अशुद्धि कहाँ है भाई। एक फूल की कोई माला नहीं होती,
फूलों की एक माला। आई बात समझ में? तो एक फूलों की माला नहीं होगी, क्या हो जाएगी? फूलों की एक माला। आई बात समझ में? ये इस तरीके की गलती आएगी। जैसे कि मैंने लिखा हुआ भीड़ में 4 पटना के लोग थे। भाई पटना एक ही है, 4 पटना कोई नहीं होता। आई बात समझ में? देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 4 पटना के लोग थे, तो यहां पर क्या आ जाएगी? पटना के 4 लोग। तो ये क्या था? आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धियां थी। आई बात समझ में? ये क्या थी? आपकी पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अब बात करते हैं अपन भाई अवयव संबंधी अशुद्धि की। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा, तो दिल और दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में इसकी तस्वीर छप जाना चाहिए। जैसे किस तरीके से एग्जांपल आएगा? मेरे पास केवल एक मात्र पेन है। क्या शुद्धि है इसमें? एकदम सही है, एकदम सही है। अरे सही नहीं है, गलत है। अवयव संबंधी मतलब कि इसके अंतर्गत अनुपयुक्त अवयव हैं, अनुपयुक्त अवयव हैं जो देखने में एक समान ही होते हैं, एक समान होते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। आई बात समझ में? देखो किस तरीके से हो सकते हैं कि मेरे पास केवल एक मात्र, या तो एक मात्र पेन होगा या केवल एक पेन होगा। या तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरे पास केवल एक पेन है या मेरे पास एक मात्र पेन है। तो ये अवयव अनुपयुक्त अवयव आते हैं। अनुपयुक्त अवयव ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। या तो ये वाली चीज आएगी आपके पास में केवल लगा हुआ होगा, या एक मात्र, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा। जैसे लिखा हुआ कि यह केवल एक मात्र उपाय है, तो या तो केवल आएगा या एक मात्र आएगा। ये दोनों ही एक ही समान जैसे अवयव हैं। आई बात समझ में? ये क्या है? एक ही समान अवयव हैं। तो अभी तक अपन ने देखो कितनी सारी अशुद्धियां देखी भाई। वर्तनी संधि, वह वर्तनी भाई अशुद्धि हो सकती है। फिर उसके बाद संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, विशेषण हो गए, वचन हो गए, कारक, लिंग, अवयव और पदक्रम संबंधी अशुद्धि। सारी अशुद्धियां किस तरीके से एग्जाम आती हैं, तो इसको मैंने एक माला में जिस तरीके से मोती गुथे हुए रहते हैं उसी तरीके से मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से संजोया है कि आपके दिल और दिमाग में वो सटीक छप जाए। अब आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने कहा था ना बहुत ही लंगा दंगल चलेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तब छोड़ थोड़ी रहा हूँ आप लोगों को मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है वो सारे करेंगे। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगले वीडियो में मिलेंगे इनके बहुत ही शानदार 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 और जानदार और जबरदस्त जो है वाक्य शुद्धिकरण के एग्जाम्पलों को लेकर। जय हिंद, धन्यवाद।